गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बजट के बारे में डिस्कस किया था। क्लियर? तो आप लोगों ने देख लिया होगा बजट के बारे में जो भी था। वॉइस क्लियर है हमारी? क्लियर है वॉइस? ओके। आज हम लोग उसके आगे का देखते हैं। हमने एक पेज आपको शेयर किया था जिसमें हमने आपसे कहा था कि कुछ आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उन आर्टिकल्स को आपको रिवाइज करना है। आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल है अनुच्छेद 120। आर्टिकल 120 क्या कहता है? संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। पार्लियामेंट में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती है? तो जो काम होते हैं वो जनरली हमारे हिंदी और इंग्लिश में होते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा सदस्य जिसको हिंदी और इंग्लिश नहीं आ रही, जैसे साउथ रीजन का है, तो उसको अलाउ है कि वो अपनी मातृभाषा में बोल सकता है। ये काम कौन करेगा? जो उस सदन का अध्यक्ष होगा, पीठासीन अधिकारी। तो वैसे तो सारे काम हिंदी और अंग्रेजी में देखने को मिलते हैं, या तो आप हिंदी बोलते हैं या तो अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन दूसरी भाषा अगर जो उसको नहीं आ रही है, मतलब ये वाली भाषा, तो मातृभाषा में बात कर सकता है, जो भी सदन के अध्यक्ष होंगे उनसे परमिशन लेकर। ठीक है, तो ये बात हमारे 120 में हुई है। राज्यसभा की कुछ पावर है जो स्पेशल पावर है। तो दो पावर की हम बात करते हैं राज्यसभा के। एक पावर उसका आता है अनुच्छेद 249 में। क्या होता है? 3 लिस्ट होती हैं। एक लिस्ट अगर आपने समझा हो तो एक यूनियन लिस्ट होती है, दूसरी होती है स्टेट, और तीसरी होती है कंकरेंट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती। तो आपने जानते होंगे कि स्टेट वाला जो है, स्टेट लिस्ट, उस पे कानून कौन बनाता है? स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। लेकिन 249 के तहत राज्यसभा के पास ये पावर है कि वो एक रिजोल्यूशन यानी संकल्प पत्र ला करके संसद को ऑथराइज कर सकती है कि वो राज्य के विषय पर भी कानून बना सकता है। तो 249 आर्टिकल राज्यसभा को पावर देता है कि भले स्टेट पे कानून बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन अगर राज्यसभा एक संकल्प पारित कर देता है, रेजोल्यूशन, कि इन मैटर्स पे केंद्र को बनाना चाहिए, तो वो बिल्कुल बना सकते हैं। तो राज्यसभा के लिए ये पावर है, लेकिन एक रेजोल्यूशन लाना होगा और उस रेजोल्यूशन को पास कराना होगा। ठीक है, तो ये उन सब्जेक्ट पे भी लॉ बना सकती है जिस पर स्टेट बनाती होगी। एक और पावर इसकी देखने को मिलती है 312 में। जो नेशनल लेवल पर कोई अगर सेवा शुरू करनी है, जैसे सपोज करो आईएएस की सेवा है, आईपीएस है, जो अखिल भारतीय सेवा है, पूरे देश लेवल पर जो एक सेवा होती है, अगर राज्यसभा चाहती है कि देश लेवल पे कोई एक नया पद और आ जाए, जैसे आईएएस का पद है या आईपीएस का पद है, तो राज्यसभा ऐसा कर सकती है अनुच्छेद 312 के तहत। फिर उसे एक संसद में एक रेजोल्यूशन पास कराना होगा, और पास होते ही वो जिस पद की बात हो रही है वो सृजित हो जाएगा। तो बहुत सारे हैं, लेकिन दो पावर जो राज्यसभा के पास है, लोकसभा के पास नहीं है। वो पहली पावर ये जो 249 कहता है आर्टिकल, कि कोई भी एक रेजोल्यूशन ला करके वो किसी भी स्टेट मैटर पे कानून बनवा सकते हैं। दूसरा, एक अखिल भारतीय जो सेवा है उसका भी कोई नया पद ला सकते हैं। ठीक है, ये पावर भी राज्यसभा के पास है 312 के तहत। आगे बढ़ते हैं, संसद के अधिकारी की बात करते हैं। एक ओवरव्यू दे रहे हैं केवल, क्योंकि आप ये जान रहे हैं राज्यसभा में कौन कौन अधिकारी होते हैं और लोकसभा में कौन होते हैं। तो राज्यसभा में जो अधिकारी होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सभापति, चेयरमैन, जो पीठासीन अधिकारी होते हैं। क्लियर है? और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, आपको हमने बताया था। तो राज्यसभा में एक सभापति होते हैं जो चेयरमैन होते हैं, एक होते हैं डिप्टी चेयरमैन, उपसभापति, और एक होते हैं राज्यसभा में राज्यसभा महासचिव, जिन्हें सेक्रेटरी जनरल कहा जाता है। तो हमें 3 अधिकारी देखने को मिलते हैं आपके राज्यसभा में। लोकसभा का क्या हाल है? तो इसमें एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं, एक होते हैं अध्यक्ष, एक होते हैं उपाध्यक्ष, और एक होते हैं लोकसभा महासचिव। तो एक बात तो क्लियर है कि ये 3 तो कॉमन है, क्योंकि यहां भी 3 है, ये भी 3 है। ये कौन है? प्रोटेम स्पीकर कौन है? ये वो व्यक्ति होता है, जैसे लोकसभा अध्यक्ष अभी नहीं चुन पा रहे आप,
अभी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है, वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। उस दौरान सदन की कार्यवाही कौन संभालेगा? तो उस समय जिसको अध्यक्ष बना दिया जाता है, वो प्रोटेम स्पीकर कहलाता है। जैसे ही हमारा मेन अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर हट जाता है। एग्जाम्पल समझना है, जब संविधान सभा बनी थी, तो पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी, क्योंकि निर्वाचन नहीं हुआ था परमानेंट मेंबर का। लेकिन जैसे ही राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष चुन लिए गए, तो फिर सच्चिदानंद सिन्हा हट गए थे। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये है, ठीक है ना? तो 3 तो वो सब है, बाकी एक प्रोटेम स्पीकर होते हैं। जैसे ही मेन अध्यक्ष सिलेक्ट कर लिया जाता है, मतलब कि स्पीकर, तो ये हट जाते हैं प्रोटेम स्पीकर। तो हमने क्या देखा, राज्यसभा में हम लोग चेयरमैन यूज कर रहे हैं, सब डिप्टी चेयरमैन यूज कर रहे हैं। यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं? प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, ये सब यूज कर रहे हैं, ठीक है? तो ये ध्यान। आर्टिकल 109 की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? आर्टिकल 109 अगर आप देखें तो 110 में किसकी बात की गई है? मनी बिल की बात की गई है, धन विधेयक की बात की गई 110 आर्टिकल में। लेकिन 109 में कुछ रूल लिखे गए हैं मनी बिल के बारे में, कि जो मनी बिल है उससे रिलेटेड जो रूल्स है वो क्या है। तो एक रूल है इसमें आपका, सबसे पहला अगर आप देखें, यह पहले लोकसभा से पारित होता है। फर्स्ट थिंग, राज्यसभा में नहीं लाया जाता, पहले पहले लोकसभा में लाया जाता है। दूसरा, राज्यसभा इसे 14 दिन से अधिक नहीं रोक सकती। मनी बिल के बारे में बात हो रही है। धन विधेयक पर दिया गया प्रस्ताव लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राज्यसभा कोई इस पे अमेंडमेंट करती है समथिंग, तो लोकसभा उसके लिए बाध्य नहीं है। कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है, अतः राष्ट्रपति से पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। 110 जो मनी बिल है, उसमें 110 में मनी बिल के बारे में, लेकिन 109 में क्या है? 109 में उससे कुछ प्रावधान है कि मनी बिल के लिए क्या रूल है। पहला, ये लोकसभा से ही लाया जाता है। दूसरा, ये 14 दिन से राज्यसभा ज्यादा नहीं रोक सकती। तीसरा, कोई भी अगर अमेंडमेंट हुआ है, राज्यसभा ने कोई अगर अमेंडमेंट कर दिया है, तो लोकसभा में जब ये बिल आएगा वापस, तो उस पर वो बाध्यकारी नहीं है उसको मानने के लिए। चौथा, यह विधेयक धन विधेयक है या नहीं, यह निर्धारण लोकसभा का अध्यक्ष ही करेगा। पांचवा, राष्ट्रपति से नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोकते? क्योंकि पहले से अनुमति से ही ये आता है। तो जो पहले ही अनुमति ले चुके हैं, तो फिर रोकने का कोई मतलब ही नहीं है। तो आर्टिकल 109 में हमें मनी बिल के बारे में डेफिनेशन दी गई है, और आर्टिकल 110 में 110 में मनी बिल ही बताया गया है। तो उससे पहले वो कुछ रूल बता रहे हैं, और अगले वाले में वो क्या बता रहे हैं? मनी बिल के बारे में। आर्टिकल 110 देखो, तो 109 क्लियर हो गया, 110 मनी बिल के बारे में जो चीजें हैं कि मनी बिल कब कहा जाएगा। वो 111 आर्टिकल क्या कहता है कि कोई भी विधेयक जो संसद में लाया जाता है, वो राष्ट्रपति की अनुमति होगी। अगर राष्ट्रपति चाहें तो उस विधेयक को साइन ही ना करें, और अगर वो साइन नहीं करेंगे तो कानून नहीं बनेगा। तो विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए होगी। तो 111 में यह बताया गया है कि कोई भी विधेयक जो होता है, तो राष्ट्रपति उस पर सहमति दे सकते हैं, उसको रोक सकते हैं, वापस सदन में पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तीनों में से कोई भी प्रोसेस होती है।
ठीक है। तो आर्टिकल 109, 110 और 111 109 में मनी बिल से रिलेटेड पॉइंट्स है। 110 में मनी बिल के बारे में बताया गया। 111 में यह बताया गया कि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, रोक सकते हैं और पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। एक आर्टिकल और आपका है इसमें जो बचा हुआ है, जो इंपॉर्टेंट आपका 121। आर्टिकल 121 क्या कहता है? जो पार्लियामेंट है वो जजों के आचरण कार्य प्रणाली पर चर्चा नहीं कर सकता, किंतु उन पर महाभियोग लगा सकता है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह हैं, वॉइस आ रही है भाई? हाँ आ रही है। तो संसद मतलब जैसे पार्लियामेंट है, इस बारे में चर्चा नहीं हो सकती कि जज क्या कर रहे हैं, जज कैसे कार्रवाई कर रहे हैं। इस चीज को लेके संसद में चर्चा नहीं होगी। हाँ, अगर ये कोई पॉइंट है कि संसद से रिलेटेड मतलब जजों से रिलेटेड कोई महाभियोग लगाना है, मतलब जज को हटाने की प्रक्रिया जो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना पड़ता है चीफ जस्टिस या उनको, तो अगर महाभियोग है तो चर्चा कर सकते हैं और कोई उनकी कार्यप्रणाली पर चर्चा नहीं होगी। ये 121 में है, आर्टिकल 121। ठीक है। 122 क्या कहता है? न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी, किंतु विधेयक संवैधानिक है या नहीं इसकी जांच होगी। अब आप देखिए 121 वाले आर्टिकल में क्या कह रहे हैं कि संसद जो है वो जजों की कार्यप्रणाली पे सवाल नहीं उठाएगा। तो 122 में वो क्या कह रहे हैं कि न्यायालय संसद के उस पर नहीं उठाएगा। मतलब दोनों आसपास विधेयक वो मतलब आर्टिकल रख दिए गए कि संसद जो है वो जजों के उस पर नहीं करेगा, और अगले वाले में कह रहे हैं कि न्यायालय जो है वो संसद के उस पर कुछ नहीं करेगा। हाँ, लेकिन अगर वो चेक करना पड़े कि वो जो विधेयक लाया जा रहा है वो विधेयक संवैधानिक है, कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं, इस बात पे चर्चा हो सकती है बस। तो कौन सा आर्टिकल हमें ये बताता है कि संसद की कार्यवाही जजों की जो कार्यवाही है वो किस प्रकार से कार्यवाही कर रहे हैं, क्या उनका आचरण है, ये हमें कौन सा आर्टिकल बताएगा कि इस पर संसद में चर्चा नहीं हो सकती? 121 या 122? तो जजों से रिलेटेड अगर कोई चीज है तो वो 121 में है, और 122 हमें ये बताएगा कि संसद में जो काम चल रहा है पार्लियामेंट में, उस पर न्यायालय कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा। वॉइस आ रही है? चेक करो अपना नेटवर्क। सबको आ रही है भाई वॉइस, तुम्हारा नेटवर्क गड़बड़ होगा फिर। आशा वॉइस आ रही है? अपना नेटवर्क चेक करो वहां का। तो इस तरह से हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल को आज जो इंपॉर्टेंट थे, बचे रह गए थे, वो इंपॉर्टेंट में आपका हमने डिस्कस कर लिया। एक हमने क्या देखा, आर्टिकल 249 जो राज्यसभा को पावर दे रहा था, क्लियर, कि स्टेट पर लॉ बना सकता है। अगर कोई एक रेजोल्यूशन पास किया गया है तो पार्लियामेंट बना सकती है। 312 हमें क्या कह रहा था, कोई एक नई सेवा अगर शुरू करनी है, IAS IPS जैसी कोई एक और सेवा शुरू करनी है, तो राज्यसभा ऐसा करवा सकता है, एक रेजोल्यूशन पास करना होगा और उसके बाद ये हो सकता है। इसके बाद हमने 109 देखा, 110 देखा, 111, 121 और 122। 109 में मनी बिल से रिलेटेड प्रावधान की मतलब क्या चीजें हैं उसके लिए, और 110 में मनी बिल का ही डिस्क्रिप्शन है। 111 में प्रेसिडेंट की पावर है कि वो अनुमति दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। 121 में जो संसद है वो न्यायालय के जो जज हैं उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा, और 122 में जो न्यायालय है वो संसद पे क्या कार्रवाई चल रही है इस पे नहीं करेगा। ठीक है, ये चीजें। आगे बढ़ सकते हैं, कुछ पार्लियामेंट्री कमेटी देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी हैं, सब नहीं पढ़ना है। देखो, पार्लियामेंट्री कमेटी की बात करें तो एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, एक होती है एडहॉक कमेटी। स्टैंडिंग वो कमेटी होती है जो बन रही है, बनी हुई है, मतलब ये ऐसी कमेटी है जो आपकी बनी है, मतलब स्टैंडिंग, स्थायी है। अस्थायी समिति वो बनती है जैसे कोई जांच करनी होती है, कोई घोटाला हो गया और उस घोटाले के जांच के लिए तुरंत बनानी है एक कमेटी, तो वो अस्थायी बनती है। जैसे एग्जांपल समझो, बोफोर्स जो तोप खरीदे गए थे, तो बोफोर्स की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई,
तो ये एडहॉक कमेटी जो जरूरत पड़ी तब बनाया गया। कोई घोटाला हो गया सडनली और उसके लिए है तो एक कमेटी बना दी जाती है, वो होती है अस्थायी। स्टैंडिंग कमेटी बहुत पहले से चली आ रही है, मतलब इनका प्रावधान पहले से है, काफी समय पहले से प्रावधान चला आ रहा है इनका, स्टैंडिंग वाले का। इनका प्रावधान बहुत पहले से नहीं चल रहा, रिसेंट में कोई आता है तो उस पर ये बनाई जाती है। अगर हम स्टैंडिंग कमेटी देखें जो पहले से ही चली आ रही हैं तो 45 कमेटियां हैं टोटल। अगर हम दोनों सदनों की संयुक्त देखें, राज्यसभा प्लस लोकसभा दोनों को मिलाकर देखें तो 24 है। केवल राज्यसभा की देखें तो 9 है और केवल लोकसभा की देखें तो 12 है। मतलब दोनों सदनों की मिलाकर के 24 हैं, जो दोनों सदनों के सदस्य मिलाकर के। कुछ कमेटी जो केवल राज्यसभा की कमेटी है वो 9 है, कुछ कमेटी जो केवल लोकसभा की है वो 12 है, सबको ऐड करोगे 45 आएंगी। तो टोटल स्टैंडिंग कमेटी जो हमारी बनी हुई है स्थायी समिति वो 45 है। क्लियर है? और अगर हम यहां देखें तदर्थ वाली तो इनकी कोई संख्या तो है नहीं, ये तो कोई काम अगर आ रहा है तो बना दिया जाएगा, कोई विशेष काम अगर आ रहा है, कोई जांच करानी है तो जनरली कोई जांच वगैरह अगर होती है तब के लिए बनाया जाता है, या कोई सलाह चाहिए होती है, कोई ऐसा वर्क आ गया जिसमें गवर्नमेंट को कोई सलाह देनी हो या कोई ऐसा पॉइंट आ गया तो फिर वो एक कमेटी बना दी जाती है। तो अब इनकी संख्या तो बताया नहीं जाएगा। हाँ, 2 तरह की बनती है कमेटी, एक बनती है जो सलाह देने के लिए बनती है, ये प्रवर या संयुक्त प्रवर समिति, दूसरी बनती है जांच के लिए। तो 2 तरह की अस्थायी होती है। स्टैंडिंग कमेटी में 45 आपके हैं। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कमेटी है, इतनी सारी कमेटी है, देखते हैं कौन कौन इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग देखते हैं आपको पढ़ने के लिए। इसमें से देखो लोक लेखा समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना ही पढ़ना है। प्राक्कलन समिति भी इंपॉर्टेंट है आपकी, लोक उपक्रम समिति, कार्य मंत्रणा। हम अगर बात करें इंपॉर्टेंट की ना तो एक लोक लेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राक्कलन समिति पढ़ सकते हो, कार्य मंत्रणा, ठीक है। ये 3 अगर लोक उपक्रम नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, लेकिन ये 3-4 जो कमेटी हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से लोक लेखा समिति सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद करना ही है। तो अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट कैसे इनको बना रही है, उस चीज को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति की अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी या पब्लिक ऑडिट कमेटी, ठीक है। तो अकाउंट होता है, वैसे सही शब्द अकाउंट होता है, पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो लोक लेखा समिति हो गया। सबसे पुरानी फाइनेंस कमेटी है जो कि 1921 से चल रही है, अभी तक की सबसे पुरानी फाइनेंस कमेटी वित्त से संबंधित 1921 से जो स्टार्ट हो चुकी है आपकी लोक लेखा समिति, मतलब अंग्रेजों के समय से ही, किसी और नाम से रहा होगा लेकिन उन्होंने इसको शुरू कर दिया था। कितने सदस्य हैं आपके? 22। तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। 15 कहां से होते हैं? लोकसभा से। 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से। तो 15 लोकसभा से, राज्यसभा से 7, टोटल मिलते हैं 22। और ये कार्यकाल होता है 1 साल का, फिर वो कमेटी बना दी जाएगी अगले साल के लिए। ध्यान रखना है इनका चुनाव वैसा ही होता है एकल संक्रमणी पद्धति के द्वारा, जैसे राष्ट्रपति वगैरह का होता है, तो इनका भी चुनाव वैसा ही है, जो ये सदस्य चुने जाते हैं एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा आनुपातिक रूप से। यही मेथड यूज कर रहे थे हम लोग राष्ट्रपति वाले में। सभी दलों के प्रतिनिधि होंगे, लेकिन सरकार का कोई मंत्री इसमें सदस्य नहीं होता। जो सत्तारूढ़ दल है उसका मंत्री नहीं होगा इसका सदस्य, लोक लेखा का। बाकी जितने हैं सब हो सकते हैं, तो मंत्री नहीं होंगे। यानी कि विपक्ष के जो लोग होते हैं उन लोगों को ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इसमें। क्लियर पॉइंट? जो लोक लेखा समिति है, गवर्नमेंट के मंत्री को जनरली इसमें हम नहीं देते जगह। 1967 के बाद से इस समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल के सदस्य को चुना जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होगा? अपोजिशन का कोई नेता होगा, सरकार वाला नहीं। अपोजिशन, जो संसद में अपोजिशन बैठती है, उसका कोई सदस्य इसका अध्यक्ष बनेगा। चुनाव कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष बताएंगे कि इसका अध्यक्ष कौन बनने वाला है। पीएससी कैग द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ये बात हमने आपको पीछे बताई थी कैग वाले पॉइंट में, कि कैग अपनी जब रिपोर्ट तैयार करती है तो वो राष्ट्रपति को देती है, राष्ट्रपति लोकसभा में रखते हैं, लोकसभा अध्यक्ष उस रिपोर्ट को पीएससी के पास भेजते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास, लोक लेखा समिति के पास, जिसका अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है या उसका सदस्य होता है। ये बात हमने पीछे भी की थी। तो लोक लेखा समिति का मतलब ये है
कितने सदस्य होंगे? 22। लोकसभा से कितने? 15। राज्यसभा से कितने? 7। कितने समय का कार्यकाल? 1 साल का। क्या कोई मंत्री होगा? नहीं होगा। 1967 के बाद जो विपक्षी दल का सदस्य ही इसका अध्यक्ष होता है। अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। पीएससी जो है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, वो कैग की रिपोर्ट को चेक करती है, जो कैग ने रिपोर्ट बनाया होगा। तो ये तो बात हुई हमारे पब्लिक अकाउंट कमेटी की। बात करते हैं दूसरी कमेटी, प्राक्कलन, एस्टिमेट कमेटी। ठीक है, एस्टिमेट कमेटी सबसे बड़ी समिति है। क्यों? 30 सदस्यों की है। आपने देखा कि उसमें 22 थे, यहां पर 30 होते हैं। 1950 से चल रहा है और ये सारे सदस्य लोकसभा के होते हैं। जबकि लोक लेखा समिति में हमने देखा कि 15 सदस्य लोकसभा से थे, 7 राज्यसभा से थे। एस्टिमेट कमेटी में 30 सदस्य, 30 जो आपके हैं वो लोकसभा से होंगे। 1950 में गठन हुआ है। कार्यकाल वही है, 1 साल का। कोई मंत्री सदस्य नहीं होता। मंत्री जो है, कैबिनेट मिनिस्टर या कोई जिसको पद दे दिया गया है, वो नहीं होगा। लेकिन सदस्य हो सकता है जो मंत्री नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होना चाहिए, कोई राज्य मंत्री नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। नॉर्मल अगर वो एमपी है, बैठा हुआ है, तो वो हो सकता है सदस्य। ठीक है। लोकसभा में जब बजट प्रस्तुत हो जाता है तो उसके बाद इस समिति का गठन होता है। क्यों? क्योंकि बजट में बहुत सारे प्रावधान होते हैं, डिमांड ऑफ ग्रांट्स होती हैं, पैसे एलोकेट होते हैं। तो एस्टिमेट कमेटी एक आकलन मतलब चेक करती है कि क्या ये है, मतलब सही है या गलत है। आपको याद होगा लोकसभा और राज्यसभा में जब बजट प्रस्तुत हो रहा था तो 3 प्रक्रियाओं से जब वो गुजर रहा था, या जो कार्यवाही थी, अगर कोई विधेयक वगैरह लाया जाता था तो आपको बताया था ना, 1 2 3 3 रीडिंग में होता है। स्टार्टिंग में जब कोई लाया जा रहा था 3 रीडिंग होती है, डिस्कशन होता है विधेयक पर, फिर वो आगे बढ़ता है। तो ये समिति के पास भेजा जाता है, कमेटी के पास। तो एस्टिमेट कमेटी मतलब एक आकलन वगैरह करना। प्राक्कलन समिति व्यय के आकलन का नियंत्रण करती है। कितना व्यय बजट में जो बताया जा रहा है, व्यय खर्च, क्या वो सही है या वो गलत है, ये इस बात पे करते हैं। लोक लेखा समिति जो व्यय हो चुका है, जो व्यय हो चुका है वो उसको देखेंगे कि जो व्यय हो चुका है वो सही है या गलत है, भ्रष्टाचार तो नहीं हो गया है। क्योंकि कैग जो रिपोर्ट बनाती है, कैग उस व्यय पे बनाती है कि 2000 करोड़ अगर राज्य को दिया गया है तो ये 2000 करोड़ राज्य ने कहां खर्च किया, और अगर उसने खर्च कर दिया है तो क्या कोई भ्रष्टाचार तो नहीं हुआ है। कैग ये रिपोर्ट तैयार कर लेती है। तो लोक लेखा समिति के पास आता है तो वो क्या देखती है, वही चीज। जबकि प्राक्कलन समिति हमारी ये देखती है कि बजट में जो प्रावधान किए गए हैं और जो हम व्यय के बारे में बात कर रहे हैं, क्या वो जायज है या फिर उस पर कुछ चेंज करने की जरूरत है। क्लियर है? इन दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहनें कहते हैं, ध्यान रखिएगा। दोनों समिति एक दूसरे की जुड़वा बहनें कहलाती हैं। कौन कौन? लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति, इनको जुड़वा बहनें कहते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहनें बोलते हैं। किसको? लोक लेखा और प्राक्कलन को। आते हैं बिजनेस एडवाइजरी। बिजनेस एडवाइजरी जो होती है, कार्य मंत्रणा, ये हर सदन की अलग अलग होती है। लोकसभा की अलग होती है, राज्यसभा की अलग होती है, ये अलग है। तो कार्य मंत्रणा समिति एक ऐसी समिति होती है जो ये डिसाइड करती है कि लोकसभा में जो दिन भर की कार्यवाही है वो कैसे चलेगी, कितने बजे क्या होना है, क्या प्रस्तुत किया जाना है। तो पूरा जो नियम कानून है उसको चलाने की जो प्रक्रिया निर्धारित होती है वो कार्य मंत्रणा समिति देखती है। तो लोकसभा का ये अलग होता है, राज्यसभा का ये अलग होता है। लोकसभा का जब ये बनेगा तो लोकसभा का इसमें 15 सदस्य होंगे और राज्यसभा में जब ये कमेटी बनेगी तो 11। मतलब ये दोनों की अलग अलग है। अभी तक कॉमन चल रही थी, दोनों के लिए अप्लाई हो रहा था। ये समिति लोकसभा की अलग बनती है, राज्यसभा की अलग बनती है। क्यों? क्योंकि लोकसभा की कार्रवाई अपनी होती है, राज्यसभा की अपनी होती है। भाई राज्यसभा 5 बजे तक काम करता है, लोकसभा 6 बजे तक काम करती है। तो अब इनको अपना डिसाइड करना पड़ता है ना कि 11 बजे ये होगा, 12 बजे ये होगा, 2 बजे से ये फिर चालू होगा। तो ये सब जो डिसाइड करने का काम है वो कार्य मंत्रणा समिति करती है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। क्लियर हुआ? ऑब्वियस सी बात है कि जो लोकसभा में कमेटी बनी होगी तो उसका अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ही होगा और राज्यसभा में कौन होगा? सभापति होगा।
क्योंकि राज्यसभा में चेयरमैन होगा और वहां जो होगा वो स्पीकर होगा। तो इन दोनों में जो कार्य मंत्रणा समिति बनती है, उनके जो अध्यक्ष होते हैं वो एक लोकसभा अध्यक्ष और यहाँ के राज्यसभा अध्यक्ष। तो ये बात हमने देखा, ये बहुत ज्यादा कोई टफ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। सदन की जो कार्रवाई चलनी है वो ये लोग तय करते हैं, ठीक है। एक कमेटी है लोक उपक्रम कमेटी, 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। ये ठीक वैसा ही है जैसे लोक लेखा समिति टाइप का है। तो लोक लेखा समिति टाइप का ही दिख रहा है, लेकिन लोक लेखा समिति जनरली किससे जुड़ी हुई है? कैग से जुड़ी हुई है। ये लोक उपक्रम समिति क्या देखती है? जो मेन जो है, जैसे LIC है, सरकारी उपक्रम जो है, LIC वगैरह में जो कुछ जाता है, पब्लिक का पैसा वगैरह वहां पहुंचता है, एयर इंडिया है, पोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इनकी रिपोर्ट की जांच करना, इनकी जो संबंधित रिपोर्ट होती है उनको जांच करने का काम लोक उपक्रम समिति करती है। या कोई सरकारी कंपनी वगैरह लेखों की जांच, ये सब आपका इनको दे दिया जाता है। तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है इन दोनों में, लगभग सेम है। बस थोड़ा सा इसका जो लोक लेखा समिति का है एरिया वो थोड़ा सा ब्रॉड है ना, क्योंकि कैग की सीधी रिपोर्ट रहती है उसमें। और ध्यान रखना है कि कार्यकाल दोनों का वही है। गिलोटीन ये क्या होता है कि संसद की कार्य मंत्रणा समिति बजट सहित सभी अनुदान मांगों को स्वीकृत करने के लिए समय सीमा निर्धारित करती है। अंतिम दिन जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई है उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें अधिकांश मांगे बिना चर्चा के पारित हो जाती हैं गिलोटीन कहलाती है। गिलोटीन का मतलब होता है लंबी लंबी छलांग लगाना, लंबी लंबी छलांग लगाना। एक विधेयक पारित किया गया है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 पार्ट हैं इसके। हमें ये पांचों पार्ट पे डिस्कशन करना है सदन में। ये एक विधेयक है, तो ये एक विधेयक है और इस विधेयक के 5 पार्ट हैं। अगर हमें ये विधेयक पारित करना है तो हमें पहले पार्ट पे भी चर्चा करनी होगी, दूसरे पे भी चर्चा करनी होगी, तीसरे पे भी चर्चा करनी होगी, चौथे पे भी और पांचवे, पांचों पार्ट पे चर्चा करनी होगी। अगर इस तरह से नहीं समझ में आता तो इसको ऐसे समझ लो कि आपने कोई एक विधेयक बनाया और यहां पर आपने पहला पार्ट ये डिस्कस कर लिया, दूसरा पार्ट ये है उसका, तीसरा पार्ट आपका ये है उसका, चौथा पार्ट कुछ और लिखा हुआ है। ये इस तरह से विधेयक है। और ये विधेयक तभी पारित होगा जब आप इस पूरे चीजों पे डिस्कस कर लेंगे, पूरे चारों पैराग्राफ पर। लेकिन कभी कभी समय नहीं होता, समय नहीं होता तो क्या करते हैं ये लोग, मेन को डिस्कस कर लेंगे। चलो इस पहले वाले को डिस्कस कर लेते हैं, ये डिस्कस हो जाएगा, इसको छोड़ देंगे, अगले वाले पे डिस्कस हो गया। तो लंबी लंबी छलांगे टाइप की या कुछ वैसा, ठीक है। एक तो ये प्रोसेस होता है। दूसरा क्या होता है, एक दूसरा प्रोसेस ये होता है कि जैसे यही विधेयक है और इस पे जो ये पॉइंट्स लिखे गए थे, ठीक है, ये क्रम से चलते हैं। पहले ये वाला पढ़ा, हो गया पास, दूसरा ये, ठीक, और टाइम खत्म हो गया। सदन में चर्चा चल रही थी और ये विधेयक हो रहा था, लेकिन समय तो निर्धारित है ना, सदन की कार्रवाई का समय तो निर्धारित है, कितने समय के अंदर होना है। उस समय के अंदर ये केवल 2 ही पर चर्चा कर पाए, बाकी पे चर्चा ही नहीं हो पाई, और ये बिल तब भी पास कर दिया जाएगा। तो अगर ये इन पर चर्चा नहीं हो पाई है और ऊपर के 2 चर्चा हो चुकी है और फिर भी अगर इसको पास कर दिया जाता है तो इसको गिलोटीन कहा जाता है, क्योंकि समय सीमा निर्धारित है। उस समय के अंदर जितना हम डिस्कस कर पाए उतना कर पाएंगे, नहीं कर पाए तो भी हम उसे पास कर दे रहे हैं, इसे गिलोटीन कहा जाता है। अब पूरी चीज पढ़िए ध्यान से जरा इसको। संसद की कार्य मंत्रणा समिति जो कि समय निर्धारित करती है कि सदन कितने समय तक चलेगा, बजट सहित सभी अनुदान मांगों को स्वीकृत करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करती है। 4 दिन दे दिए, चलो हम बजट पे 4 दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन 4 दिन फिक्स कर दिया, 4 दिन से 1 दिन ज्यादा नहीं देंगे हम, बजट पे केवल 4 दिन डिस्कस होगा। ये कार्य मंत्रणा समिति ने बता दिया। डिस्कशन शुरू हुआ, चौथा दिन बचा है केवल लास्ट दिन, और उस अंतिम दिन में जिन मांगों पर चर्चा नहीं हुई है
हो सकता है कि चौथा दिन जिस दिन खत्म हो रहा हो केवल कुछ ही मांग की बात हो पा रही हो, जो डिमांड ऑफ ग्रांट हमने पीछे बताया था, क्योंकि बहुत सारा लंबा होता है ये, विस्तृत हो सकता है उतने समय में सब पर डिस्कस ना हो पाए। तो अंतिम दिन जिन चीजों पे चर्चा नहीं हुई है उन्हें भी मतदान के लिए रख दिया जाता है। भैया इस पे भी मतदान कर दो, भले हम चर्चा नहीं कर पाए, समय खत्म हो गया है, क्योंकि अब सदन की कार्रवाई बंद होने वाली है, क्योंकि 4 ही दिन हमने बजट के लिए दिया था। तो उन पर भी चर्चा हो जाएगी जिस पे डिस्कशन नहीं हुआ है, और उस पर मतदान हो जाएगा और उसको पारित कर दिया जाएगा। तो इसे बोलते हैं गिलोटीन, इसे कहते हैं गिलोटीन। जिन पर चर्चा नहीं हुई है लेकिन मतदान हुआ है और वो चीज पारित हो गई है, उसे गिलोटीन कहा जाता है। बात समझ में आई? क्लियर? राजरानी, जयप्रकाश, अभिषेक, सब लोग को क्लियर है? ठीक है। अनुच्छेद 123 क्या है? अनुच्छेद 123 है आपका प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर, अध्यादेश जारी करने की पावर। प्रेसिडेंट अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आपको बताया था हमने, जब संसद न चल रहा हो, स्थगन हो, या तो मंत्रिपरिषद या काउंसिल ने कुछ ऐसा डिमांड किया हो, या तो कोई कानून बहुत जरूरी है बनाना, तो राष्ट्रपति 123 का प्रयोग करके ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, जो 6 महीने तक वैलिड होता है। और जैसे ही लोकसभा की पहली बैठक अगर हो गई तो 6 सप्ताह का समय रहता है, उस समय उनको उसके ऊपर कानून बनाना होता है। तो टोटल अगर हम देखें तो इनकी पावर जो चलती है ऑर्डिनेंस से 6 महीने तक, जो मैक्सिमम समय है 6 महीने तक इसकी पावर रहती है। क्लियर? मैक्सिमम देखोगे तो 6 महीने प्लस 6 वीक ऐड कर सकते हो, 6 वीक और जा सकता है। ये 6 वीक कौन है? ये 6 वीक तब का है जब लोकसभा की पहली बैठक होगी, तो 6 हफ्ते के अंदर उनको उसके ऊपर कानून बनाना होता है, पहली बैठक से लेकर। लेकिन राष्ट्रपति की ऑर्डिनेंस पावर 6 महीने तक वैलिड रहती है। ठीक है, चलिए। हाँ, किसान बिल जो हुआ था, तो हमने ये बातें कर ली। तो पार्लियामेंट वाली जो बात चल रही थी वो हमने आपसे बात करी स्टूडेंट, विधायिका हमने कंप्लीट कर लिया था, हमने कार्यपालिका कंप्लीट किया था, और फिर हमने विधायिका कंप्लीट किया। मंत्रिपरिषद जो हमारा पार्ट 5 है, पार्ट 5 में हमने संघ सरकार जो हम देख रहे हैं उसमें हमने एक कंप्लीट कर लिया एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, और दूसरी हमने कंप्लीट कर ली लेजिस्लेटिव, जिसमें कि संसद के बारे में बात हो रही थी। 2 चीजें हमने कंप्लीट कर ली। अब हमारा बचा हुआ है जुडिशियरी, न्यायपालिका, और लास्ट में एक बचा होगा आपका कैग। कैग की बात हमने थोड़ा सा किया था पीछे, शायद आप पर याद हो, उपराष्ट्रपति वगैरह किया था ना उसमें, मंत्रिपरिषद, और उसमें कैग की बात हमने कर ली थी। तो ये तो जुडिशियरी की बात करनी है एक्चुअल में हमें। जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, मतलब सुप्रीम कोर्ट। तो अब हमारा जो डिस्कशन चलेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारा कंप्लीट होगा, पार्ट 5 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग अब इसको शुरू करते हैं। इसके लिए चलिए 2 मिनट में हम जरा आपसे कुछ पूछ लेते हैं। सब लोग जरा सामने आए जल्दी से, कुछ क्वेश्चन पूछते जाते हैं, आप लोग जल्दी जल्दी बताते जाएंगे कैसे आप लोग हैं, क्या आपके दिमाग में आ रहा है, सब लोग जग रहे हो। ठीक है, और मौसम बहुत बढ़िया है तो दिमाग भी अच्छा काम कर रहा होगा। ठीक है, चलो, बहुत दिन बाद सबके दर्शन हो रहे हैं, बीच में हमने कभी टोका भी नहीं। हाँ सही है, बहुत बढ़िया लग रहे हो सब लोग, एकदम फ्रेश, ताजे ताजे सब दिख रहे हो एकदम। ठीक है, तो ताजे का मतलब ये नहीं कि तुम्हारी सब्जी बनाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? चलिए, सबसे पहले आप ये हमें बताएंगे राज्यसभा की उस पावर के बारे में जो कौन सा आर्टिकल उसे ये कहता है कि स्टेट के ऊपर भी वो कानून बना सकते हैं एक रेजोल्यूशन लाकर। इरफान, राफिया, आदित्य, राजरानी, जयप्रकाश, अभिषेक, सौरभ, शशिकांत, रौनक, पंकज, नीरज, महिमा, कुछ को तो कोई मतलब है नहीं है सर, चिल्लाते रहो।
कौन आप हमको देख पाएंगे, केवल बोली तो पाएंगे, नहीं कर रहे ओपन, जाइए, कौन आ जाएंगे आप हमारे घर। ये 2 ही मिनट के लिए कह रहे हैं, तब तक बढ़िया से सच बज के बैठ जाओ, 2 मिनट के बाद बंद कर लेना, ठीक है। चलिए आज अगले क्वेश्चन का आंसर, आर्टिकल 312 में क्या बताया गया है? 312 में क्या बताया गया है? राज्यसभा की कौन सी पावर है? सब खत्म, सब खत्म। 312 में कौन सी पावर है? सब खत्म। कोई आंसर दे रहा है क्या? देखें जरा कौन दे रहा है। अभिषेक गुप्ता का स्टार्ट, किसका स्टार्ट? अखिल भारतीय सेवा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो भाई, तेज तो हो तुम लोग, कुछ बच्चे तो तेज है भाई, ध्यान देते हैं। अखिल भारतीय सेवा शुरू की जा सकती है, वेरी गुड, एकदम करेक्ट है। मनी बिल के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है? एक 110, वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। कौन सा आर्टिकल प्रेसिडेंट को यह अधिकार देता है कि वो आर्टिकल पर सहमति दे, ना दे या पुनर्विचार के लिए भेज दे? 111। उस आर्टिकल का नाम बताइए जिसमें यह कहा गया है कि जो न्यायालय में कार्यवाही होती है, जज जो आचरण करते हैं या कोई कार्यवाही करते हैं, उस पर संसद में चर्चा नहीं होगी। महिमा, रेडमी, अभिषेक, सौरभ, पिंकी, जयप्रकाश, हिमतेश, वेरी गुड, सब बहुत बेहतरीन आंसर दे रहा है, बहुत सही। आज तुम लोग का लग रहा है दिमाग खुला हुआ है, ठीक है। प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर? लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? कार्यकाल कितना होता है? सबसे बड़ी समिति में नाम बताइए। प्राक्कलन समिति, एस्टिमेटेड कमेटी, वेरी गुड। कितने सदस्य? 30। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? विरोधी होता है, विरोधी होता है, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, विरोधी होता है, ठीक, मतलब जो विपक्षी दल होता है उसका सदस्य होता है वो, ठीक है। तो हाँ, विरोधी होता है वो, बहुत बढ़िया, क्या बढ़िया टाइप करते हो तुम। तो चलिए ये ओके, वेरी गुड, आज का क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हम लोग, न्यायपालिका शुरू करते हैं। थोड़ी सी कहानी आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट, तो न्यायपालिका जब हम लोग शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक को देखते हैं, ठीक है, छुप सकते हो तुम लोग, जाओ रजाई वजाई ओढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। आपको पता होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट क्या हमारी न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो एकीकृत न्यायपालिका है, जो नीचे से लेके ऊपर तक है। अगर सबसे छोटे लेवल पर देखें हम लोग, न्याय पंचायत जो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, न्याय पंचायत ग्राम स्तर पर, ठीक है। जिले में अगर देखोगे तो मुंसिफ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो जिला एवं सत्र न्यायालय,
डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन। और उच्च न्यायालय देखोगे आप तो आपके हर स्टेट में एक है, लेकिन 24 क्योंकि कुछ राज्यों के लिए क्या है, कॉमन है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो एक ही है। तो एक हायरार्की है ऊपर तक कि पूरे देश के लिए देखें तो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, राज्यों के लिए देखें तो हाई कोर्ट, लेकिन 24 राज्यों में हमको देखने को मिलता है। अब शायद 25 है, एक और आपका है जैसे तेलंगाना वगैरह उसमें भी है, तो टोटल 25 के आसपास उसमें है, ठीक है। और जिला सत्र एवं न्यायालय की अगर हम बात करें तो प्रत्येक जिले में आपका कितना है, एक है। जिला एवं सत्र न्यायालय मतलब जिले लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल बोलते हैं। और प्रत्येक जिले में अगर हम लोग देखें तो आपका ये होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ये बात कर सकते हैं। मुंसिफ न्यायालय की अगर हम लोग बात करें तो मुंसिफ न्यायालय आपका प्रत्येक जिले में एक हो गया। और न्याय पंचायत की बात करें तो ग्राम स्तर पर कुछ राज्यों में होता है, ठीक है। थोड़ा सा चीजें समझिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान आजादी के बाद हुआ था, नहीं, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान पहले भी था। एक एक्ट था हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935 में, एक कोर्ट की व्यवस्था थी उसमें, उसको कहा जाता था फेडरल कोर्ट। कौन सा कोर्ट, फेडरल कोर्ट। तो संविधान से पहले 26 जनवरी 1950 वो दिन है जब संविधान हमारा अपनाया गया था। इसके पहले सुप्रीम कोर्ट था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नाम नहीं था, नाम था फेडरल कोर्ट। और इस फेडरल कोर्ट का प्रावधान था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में, और जिसके तहत 1937 में इसका स्थापना किया गया था। तो हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में एक फेडरल कोर्ट की बात की गई थी और 1937 में उसको एस्टेब्लिश कर दिया गया था। 1950 तक यही सब चल रहा था, 26 जनवरी 1950। लेकिन 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 लागू होने के बाद, जब 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया, तो लागू होने के बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया। सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आ गया। क्लियर है सबको? तो कब आया अस्तित्व में सुप्रीम कोर्ट नाम? 28 जनवरी 1950 को। लेकिन क्या इससे पहले प्रावधान था? यस, लेकिन किस रूप में था? फेडरल कोर्ट के रूप में था। एक्चुअल में अंग्रेजों के समय फेडरल कोर्ट से भी ऊपर एक कोर्ट था, उसको प्रिवी काउंसिल कहते थे। अगर फेडरल कोर्ट में कोई केस है और आप उससे खुश नहीं है तो प्रिवी काउंसिल में जा सकते थे अंग्रेजों के समय। लेकिन हमारे यहां सुप्रीम कोर्ट ही सर्वे सर्वा है, अब इससे ऊपर कोई नहीं है। तो अगर हम कहेंगे क्या फेडरल कोर्ट की ज्यादा ताकत थी या सुप्रीम कोर्ट जो आज हमें दिख रहा है, तो हमें कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा है, क्योंकि उस समय फेडरल कोर्ट के ऊपर भी प्रिवी काउंसिल थी। तो यहां से हमें देखने को मिलता है। कहां पर उद्घाटन हुआ? संसद भवन में हुआ। जो संसद भवन आज का है, वहां पर एक है जो भवन है, मतलब उस भवन के अंदर ये जगह चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, वहीं पर हुआ। और यहीं पर 1958 तक रहता रहा, कोई अलग से नहीं था सुप्रीम कोर्ट का। 1958 तक वही संसद भवन का जो परिसर था, प्रिंस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, वहीं पर चलता रहा। 1958 के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट को हमें देखने को मिलता है जहां पर वो है। तो एक बेसिक जानकारी जो हमने आपको दी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड, कि एक्चुअल अस्तित्व में कब आया, तो 28 जनवरी 1950 जब हम देखते हैं, और जब संविधान हमारा लागू हो गया था उसके बाद, ठीक है। और पीछे इसका नाम अगर हम देखें तो फेडरल कोर्ट के रूप में था। उसके ऊपर भी एक था प्रिवी काउंसिल, उसमें आप जा सकते थे। जो स्थापना हुई थी या जहां पर ये शुरू किया गया था, तो संसद भवन का परिसर था जिसका नाम था चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस, और 1958 तक ये वहीं पर रहा। उसके बाद हमें आज की डेट का देखने को मिलता है। ओके, चलिए आते हैं 124 आर्टिकल पर। आर्टिकल 124 क्या कहता है? आर्टिकल 124 देखो, 123 तक बात हो गई थी, 123 में अध्यादेश जारी करने की पावर थी। 124 हमें क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना
एवं गठन संबंधी प्रावधान कि देश में जो सुप्रीम कोर्ट है, जो फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की गई थी, तो उन्होंने इसको आर्टिकल 124 में स्थान दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड अगर कोई प्रावधान रखना है, उसकी स्थापना से रिलेटेड, उसके गठन से रिलेटेड, उसके जजेस की संख्या से रिलेटेड, तो ये सब 124 के तहत कर दिया गया। और इसके तहत एक अधिनियम लाया गया, दैट इज कॉल्ड 1956 का अधिनियम। यहां ऊपर लिखा है उच्चतम न्यायालय अधिनियम 1956, जो हमें यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज रखने हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो जज रखने हैं वो संसद के पास है ये पावर कि वो कितने रखने हैं, वो इसके लिए वो प्रावधान कर सकते हैं। 124 में ही प्रावधान है। 124 का उपबंध नंबर 1, ये आर्टिकल 124 में उपबंध है 1, 2, 3। तो 1 में वो कहते हैं कि संसद कानून द्वारा उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा सकती है। जब संविधान बना और सबसे पहली बात करते हैं तो केवल 8 न्यायाधीश थे, जिसमें से 1 चीफ जस्टिस थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। ये बात हो रही है 1950 की। 1950 में 8 सदस्य हमको देखने को मिले थे, जिसमें से 1 चीफ जस्टिस थे और जो आपके साथ थे वो अन्य न्यायाधीश थे। और क्योंकि 124 का आर्टिकल बंद 1 जो है वो ये कहता है कि संसद कानून बनाकर बढ़ा सकती है, तो समय समय पर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। 1956 में 11 हो गई, जिसमें 1 न्यायाधीश चीफ जस्टिस है। 60 में 14 हो गई, 77 में 18 हो गई, 86 में 26 हो गई, 2009 में 31 हो गई और 2019 में 34, जो आज की प्रेजेंट की कंडीशन है। 33 जज हैं, 1 चीफ जस्टिस है। तो आज की डेट में टोटल अगर हम देखें तो 34 लोग हैं। बात क्लियर? अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। कौन सा आर्टिकल? 124 का उपबंध 2। तो अनुच्छेद 124 का उपबंध 2 124 में ही बताया जा रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार है। वैसे अगर हाई कोर्ट का देखेंगे तो ये तो अलग है। हाई कोर्ट वाला आपका 217 के तहत आपका चला जाता है, जब गठन और गठन की बात होती है तो, ठीक है। लेकिन यहां पर बस ये हम बता रहे हैं कि यहां का मतलब ये था कि दोनों में से कोई भी अगर जज हैं तो उनको गठन करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। तो यहां मेनली 124 में जो मेन बात की गई वो सुप्रीम कोर्ट की बात की गई। तो राष्ट्रपति जो है उनको यह अधिकार है। तीसरा, अगर जज बनना है, रौनक कह रहा है मुझे जज बनना है, कहां का? सुप्रीम कोर्ट का। ये जज बनना चाहता है, कह रहा है जेईई की तैयारी बहुत कठिन हो गई है, अब चलते हैं जज बनते हैं। तो ठीक है भैया, जज बन सकते हो, चलो देखते हैं कैसे बन सकते हो। भारत के नागरिक होने चाहिए, जो कि तुम हो, ठीक। किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार न्यूनतम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहना होगा। किसी भी हाई कोर्ट के आपको न्यायाधीश रहना होगा 5 साल तक। रौनक कहता है बस ठीक, जेई बन लेंगे, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये कहा जा रहा है, तीसरा, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय को न्यूनतम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, वकालत किया हो 10 वर्ष तक, ठीक है, किसी भी उसमें वकील। या ये वाला तुम्हारा बहुत बढ़िया है, या तो राष्ट्रपति को तुम पटा लो, भैया राष्ट्रपति साहब आपकी कृपा दृष्टि अगर हो जाए तो सब काम हो जाए। लेकिन राष्ट्रपति भी तभी बनाएंगे जब आप कानून के जानकार होंगे, आप एक प्रसिद्ध विधिवेत्ता होने चाहिए, कानून के एक रेप्यूटेड जानकार होने चाहिए, तब ये हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन है। ये भी बात किस में हो रही है? 124 में ही हो रही है। तो आर्टिकल 124 जहां पर यह लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन, तो उसी में सब बात हो रही है। जजेस की नियुक्ति कौन करेगा,
क्वालिफिकेशन क्या है, संख्या बढ़ानी या घटानी है तो ये पावर किसके पास है। तो ये सब चीजें की जा रही कि संसद ऐसा कर सकती है कानून पास करके कि जो सदस्यों की संख्या है वो ऊपर नीचे कर सकते हैं, और राष्ट्रपति को यह अधिकार है जजों की नियुक्ति का। क्लियर? ओके, तो आर्टिकल 124 में हमारी ये बात हो रही है। चलिए एक और बात कर लेते हैं, बस इसको आज के लिए इतना ही रखेंगे, लास्ट यहां पे हम लोग खत्म करते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं चीफ जस्टिस की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे नियुक्त होते हैं, कौन करेगा। तो एक तो आंसर आपको मिल गया होगा कि करेगा कौन, कौन करेगा नियुक्त, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करेगा। पिंकी बताएगी, देखो कह रही है सर हम बताएंगे, जल्दी टाइप करो। अदिति भी बताएगी, ठीक है, राष्ट्रपति करेंगे, बहुत बढ़िया, ठीक कर दिए राष्ट्रपति, वेरी गुड। अब कैसे करेंगे ये देखते हैं, करेंगे तो राष्ट्रपति, करेंगे कैसे। ये इस साइड चीफ जस्टिस है, ये रहे चीफ जस्टिस, और इनका अपॉइंटमेंट करना है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करेंगे, तो राष्ट्रपति करेंगे इनका अपॉइंटमेंट। कैसे, जो रिटायर होने वाले सीजीआई हैं, जो एक्चुअल पद पर हैं अभी और जो रिटायर हो रहा है, उनसे ये कंसल्ट कर सकते हैं, आपकी नजर में कौन है, ठीक है, एक ये हो सकता है। आगे का बात करते हैं हम अभी। हाई कोर्ट जज से भी कंसल्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं कि भाई किसको सीजीआई बनाना चाहिए, लेकिन ये पावर इनके पास है कि वो कंसल्ट करें या ना करें। हाँ, सीजीआई से वो करते हैं, जनरली सीजीआई से करना होता है, लेकिन हाई कोर्ट के कौन से जज से डिस्कशन करना है फिक्स नहीं है, ये राष्ट्रपति के विवेक पर है कि वो किससे करना चाहते हैं डिस्कशन, और सुप्रीम कोर्ट के साथ भी यही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही बनाया जाता है जो उम्र में वरिष्ठ हो, सीनियरिटी देखी जाती है। सब कुछ देखने के बाद, ये सारा डिस्कशन होने के बाद भी जो सीनियर जज होगा वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा। तो सीनियर जज जो भी होगा, सीनियर मोस्ट जज एज के आधार पे, उसी को सीजीआई नियुक्त किया जाता है। तो लास्ट में एक ही कंक्लूजन निकलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनमें से ही बनाया जाता है किसी को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट 2 बार ऐसा हुआ जब इस रूल को नहीं माना गया। बता सकते हो कब? वही एक तानाशाही वाला काम, इंदिरा गांधी जिन्होंने सब बदल के रख दिया था, और उस चीज को सही करने के लिए मोरारजी देसाई। तो यही तो समय है 1973 का, वो समय जिसमें अपनी पावर इंदिरा गांधी जी ने दिखाई, और उस चीज को बदलने के लिए मोरारजी देसाई ने दूसरा काम किया। 1073 लिख रहे हैं, देखो पता नहीं कौन से जमाने में सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएंगे, ठीक है। अच्छा गलती है, ओके ओके ठीक, हो सकता है गलती से हो गया। तो 2 बार ऐसा हुआ था। 1973 में क्या हुआ था, एएन रॉय को सिलेक्ट कर लिया गया था, इंदिरा गांधी जी की सरकार चल रही थी। उस समय के जो जज थे ना, सीनियर जज, उन लोगों ने कुछ ऐसे डिसीजन दे दिए थे जो उनको पसंद ही नहीं आ रहे थे, इंदिरा गांधी को सरकार के खिलाफ ही दे दिए थे। उन्होंने कहता है रुको, बनवाते हैं तुमको सीजीआई, भले तुम लोग सीनियर मोस्ट रहो। तो 3 जज सीनियर मोस्ट थे इनसे, एएन रॉय से ना, एएन रॉय बनेंगे। 1977 एमयू बेग, ये मोरारजी देसाई के समय की बात हो रही है, इनके समय भी कुछ जज थे जो उन्होंने इनके खिलाफ कर दिए थे, इन्होंने कहा तुमको भी ना बनाए। तो इनके दबाव में राष्ट्रपति ने इन लोग को सिलेक्ट कर लिया था। तो 2 बार ऐसा हुआ था, ठीक है ना। फिर आया डिसीजन
जब ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बहुत मनमानी हो रही है, सरकार अपने हिसाब से चलाना चाह रही है, सुप्रीम कोर्ट को रुको, बताते हैं आप लोगों को। डिसीजन आया, एक डिसीजन हुआ 1993 में, इसकी बात हम अब कल करते हैं, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। बताएंगे सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिए जिनने खत्म कर दिया इन लोग की पावर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोलेजियम सिस्टम जो आज भी चलेगा, एक कोलेजियम सिस्टम बनता है जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और 4 और जज होंगे, ये लोग मिल के नाम सेलेक्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कहते हैं तुम लोग अपने पावर में चल रहे हो, जिसको मर्जी तुम लोग हटा देते हो, जिसको मर्जी कहते हो जज बन जाओ, है? तो अरे पीएम अपॉइंट नहीं कर रही इंदिरा गांधी, कहेंगी तो राष्ट्रपति से ही। अरे खत्म, बिल्कुल तुम लोग दिमाग से एकदम मत पैदल हो। अरे राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं खाली भाई, अपॉइंटमेंट मतलब उनके फाइनल सिग्नेचर चाहिए उस पर, ठीक है। हम तो आज सोच रहे थे दिमाग तुम लोग का खुला हुआ है आज, लेकिन कुछ भी तुम लोग एकाध आ ही जाते हो, है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल हम लोग वो केसेस की बात करेंगे थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें ये तय हो जाएगा कि सरकार की नहीं चलने वाली, सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि कौन जज बनेगा, यानी कि कोलेजियम सिस्टम ही तय करेगा, ठीक है। चलो ये हम बात करेंगे कल, ठीक है। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन। कल वापस आते हैं। आज नेटवर्क बड़ा वो बहुत बढ़िया था, है ना, एकदम मस्त।